हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है वर्ड विचार यानी कि फोनोलॉजी। तो हम इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हर छोटी छोटी बातों को मैं बताऊंगी। आप ध्यान से पढ़िएगा और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारे टॉपिक का क्या नाम है? वर्ड विचार। बच्चों, वर्ड क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ड क्या है। तो एक बार आप सोचिए कि जो कुछ भी आप बोलते हो, आपके मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनि का मतलब आवाज़ निकलती है। ध्वनि या तो एक शब्द की होती है या फिर क्या होती है, एक वाक्य की होती है। मान लेते हैं कि आपने एक वाक्य बोला। जैसे क्या वाक्य आपने बोला? आपने वाक्य बोला कि रोहन मेरा मित्र है। आपने बोला रोहन मेरा मित्र है। अब आप ये सोचिए कि यह क्या है, एक वाक्य है। यह वाक्य कैसे बना? यह वाक्य कैसे बना? तो कैसे बना बच्चों? इसमें चार शब्द हैं। रोहन, रोहन मेरा मित्र है। तो इन चार शब्दों को मिला करके क्या बना हुआ है, यह वाक्य। अब देखिए इस वाक्य का पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है रोहन। अब आप ये सोचिए कि रोहन शब्द किन किन ध्वनियों से बना हुआ है। तो रोहन शब्द में कौन सी ध्वनियाँ हैं? रो प्लस हा प्लस ना। इन ध्वनियों को और छोटा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि हम रा को रो, जैसे रा पे ओ की मात्रा रो है, इसको हम और भी छोटे रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि रा के नीचे हलंत होगा, मतलब हम इसका वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। वर्ण विच्छेद के बारे में हम अभी आपको आगे और अच्छे से समझाएंगे। तो जब जैसे कोई अक्षर हो गया रा पे ओ की मात्रा रो, तो कोई भी अक्षर जो है वो स्वर से जुड़ा होता है। जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो रो में क्या हो रहा है कि रा हलंत के साथ है और उसमें ओ की मात्रा है प्लस, तब ये बनता है रो। फिर है हा, हा पे हलंत प्लस आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए देखिए यहाँ पे हा पे हलंत है और कोई भी अक्षर है, हा ना का से लेकर के पूरा आपका ज्ञा तक जितने भी अक्षर हैं, सारे अक्षरों में अगर वो बिना किसी मात्रा के हैं तो निश्चित तौर पर ये जान लीजिए आप कि उसमें छोटा आ की मात्रा जुड़ी हुई है। हाँ, छोटा आ की कोई मात्रा ही नहीं होती है, इसलिए आपको उसमें कोई भी मात्रा लगी हुई नहीं दिखाई देगी। तो रोहन आप समझ गए होंगे किस किस ध्वनि से मिलकर बना है। हलंत के साथ रा प्लस ओ प्लस हा हलंत के साथ प्लस आ प्लस ना और फिर प्लस आ। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता है। तो इन्हीं सबसे छोटी ध्वनियों को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण और ध्वनि समझिए कि एक ही चीज़ है। जो ध्वनियाँ हैं उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं और इस वर्ण के और अधिक टुकड़े और अधिक यानी कि छोटे रूप में इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्णमाला की तरफ चलते हैं। आपने वर्ड को समझा कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि भाषा की सबसे छोटी यानी लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ण से बनती है वर्णमाला। वर्ण के निश्चित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला क्या होते हैं? वर्णमाला जो होती है ये दो प्रकार के वर्णों से मिलकर बनी होती है, जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। यानी स्वर और व्यंजन के मेल से क्या बनती है? वर्णमाला। अब स्वर कौन कौन से हैं? तो जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई,
बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ए, ओ, औ, ये क्या है? हमारे स्वर हैं। अब आप देखेंगे कि वर्णमाला में फिर उसके बाद क्या आते हैं? इन स्वरों के बाद फिर आते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या हैं? व्यंजन देखिए, का से लेकर के हा तक जितने भी वर्ण हैं वो क्या हैं? व्यंजन हैं। का से लेकर के ज्ञा तक व्यंजन हैं। इसके अलावा इस तरीके से हमारे वर्णमाला में जो आप देख रहे हैं ना, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। लेकिन कुछ अन्य वर्ण भी हमारे वर्णमाला में हैं। वो अन्य वर्ण क्या हैं? ये जैसे ये आ पे आ की मात्रा यानी बड़ा आ और उसके ऊपर चाँद बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आगत स्वर। इसको हम क्या बोलेंगे? आगत स्वर। आ के ऊपर चाँद बना है, उस पर कोई बिंदी नहीं है, इसे हम आगत स्वर क्यों बोलते हैं? आगत स्वर इसलिए है क्योंकि ये हमारे हिंदी वर्णमाला का स्वर नहीं है, ये दूसरी भाषा से हिंदी में आया हुआ है, यानी कि इसे हम विदेशी स्वर भी बोलते हैं। और ये मतलब ऐसे शब्द इसका उदाहरण है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना कि डॉक्टर, तो जब हम डॉक्टर लिखते हैं तो हम ऊपर में क्या करते हैं? चाँद ऐसे बना देते हैं, तो ये क्या हो गया? डॉक्टर हो गया। या फिर हम कॉलेज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कॉलेज, तो इसमें भी हम का के ऊपर क्या करेंगे? चाँद बना देंगे, है ना। तो ये दोनों शब्द किसके उदाहरण हो गए? ये दोनों शब्द जो हैं आगत स्वर इसमें प्रयोग हुआ है। कहाँ प्रयोग हुआ है? डॉक्टर में डा के ऊपर हुआ है और कॉलेज में का के ऊपर हुआ है। तो आगत स्वर क्या है? बड़ा आ के साथ चाँद बना होगा ऊपर लाइन के ऊपर, तो वो आगत स्वर है, जो कि हमारे हिंदी वर्णमाला का नहीं है, लेकिन हिंदी में प्रयोग होता है, इसलिए हम इसे विदेशी स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, जैसे छा हो गया, त्रा हो गया। जैसे हमारा त्रा है, तो त्रा व्यंजन कैसे बना है हमारा? ये त्रा व्यंजन किससे बना है? ता प्लस रा से मिलकर बना हुआ ये हमारा दोनों व्यंजन हैं, तो ये मतलब त्रा व्यंजन बना है। इसी तरीके से ज्ञा हो गया, ये जा और यहाँ से मिलकर बना है। श्रा हो गया, ये बड़ा शा और रा से मिलकर बना है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन जो होता है वो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है मान्य व्यंजन। मान्य व्यंजन क्या होता है कि मान्य व्यंजन जो है इसको ये डा और ढा, डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे भी बिंदी लगी होती है, तो ये क्या होते हैं? ये मान्य व्यंजन मतलब मुख्य व्यंजन, यानी कि इसको हम मानक व्यंजन भी कहते हैं। और जब आप हिंदी लिखते हैं तो इसका भरपूर प्रयोग करते हैं और लिखने में इसका प्रयोग होता है। आप लिखेंगे तो आपको कई जगह इसका प्रयोग मिलता रहता है। तो ये डा और ढा क्या है? हमारे मान्य व्यंजन हैं। नेक्स्ट है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार जो होते हैं, जैसे हम अंग बोलते हैं, अंग में क्या है? आ पे ऊपर बिंदी लगी हुई है, तो हम जैसे लिखते हैं कि मंत्र, तो ऊपर क्या होती है? मंत्र, जैसे हम लिख रहे हैं मंत्र, तो यहाँ पर यही अनुस्वार लगता है ऊपर। अब यहाँ है अनुनासिक। अनुनासिक जैसे हम चाँद लिखते हैं, अनुनासिक का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे हम चाँद लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? चाँद बिंदी ऊपर बनाते हैं, तो अनुनासिक में आता है चाँद बिंदी। विसर्ग है। विसर्ग का मतलब होता है आह। आह जब आप लिखते हो तो वहाँ पे मतलब हा की ध्वनि लास्ट में, जिस शब्द के लास्ट में हा की ध्वनि आती है वो क्या होता है? विसर्ग होता है। अब हम
आपने स्वर और व्यंजन के बारे में जाना। अब हम नीचे और ज़्यादा अच्छे से स्वर व्यंजन को समझते हैं। स्वर जो होते हैं वे वर्ण हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप से, इनके साथ किसी अन्य व्यंजन को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? तो आप बताएंगे कि हिंदी भाषा में कुल 11 आपके स्वर हैं। आपने यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपने देखा ना कि यहाँ कुल कितने टोटल कितने स्वर हो गए? 11 स्वर हो गए। उच्चारण के आधार पर इन स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? इन स्वरों को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। ह्रस्व स्वर क्या है? ऐसे स्वर, ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। यानी कि जो मतलब जैसे हम वर्णमाला में जब स्वर पढ़ते हैं तो जैसे हम पढ़ते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, तो इनके उच्चारण में क्या होता है कि जो मुंह से निकलने वाली ध्वनियां हैं मतलब उसको बोलने में बहुत कम समय लगता है, हम जल्दी बोल पाते हैं, तो उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। फिर इनकी संख्या होती कितनी है? तो ये हमारे 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। आ ई उ री। तो ये हो गए हमारे 4 ह्रस्व स्वर। और अगला क्या होता है? नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है इसमें दीर्घ स्वर में कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें दुगना समय लगता है। हम जब ह्रस्व स्वर को बोलते हैं तो जितना भी समय हमारे बोलने में लगता है उसका दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में। इसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे दीर्घ स्वर में क्या आ गए? जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। फिर आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो स्वर होता है जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा कितना समय लगता है? 3 गुना समय लगता है। और इसका प्लुत स्वर एक ही है जो है क्या? ओम। ओम। जब हम ओम लिखते हैं तो आप देखते होंगे ओम जो है प्लुत स्वर का उदाहरण है। ओम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देखिए ऐसे। ये हो गया ओम। इसके अतिरिक्त 3 और ध्वनियां हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा के शब्दों में किया जाता है, जिसे हम कहते हैं अयोग वाह। अयोग वाह अभी हम इसके पहले आपको बता चुके हैं कि अयोग वाह क्या है? अनुसार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुसार क्या है? अनुनासिक क्या है? एवं विसर्ग हमने बताया। अनुसार क्या होते हैं? जो ऊपर बिंदी लगी होती है। सिरोरेखा। सिरोरेखा क्या होती है? जो कोई शब्द के ऊपर जो हम ऊपर लाइन खींचते हैं वो सिरोरेखा कहलाती है। तो सिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी लगी होती है, बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? अनुस्वार है। इसके उच्चारण मतलब जो होता है, उच्चारण जब हम करते हैं केवल नाक से ध्वनि निकलती है। जैसे कि हम क्या उदाहरण ले सकते हैं कि अनुस्वार का रंग, रंग बोलेंगे तो ऊपर देखिए क्या हो रही है? ऊपर बिंदी लग जा रही है। बंदर, पतंग, ये सब क्या हैं? इसी अनुस्वार के उदाहरण हैं। फिर आता है अनुनासिक। अनुनासिक में चाद बिंदी सिरोरेखा के ऊपर लगी होती है। ये कैसे बोलते हैं? इसको जब हम बोलते हैं अनुनासिक को तो क्या होता है? हमारी ध्वनि जो होती है मुंह एवं नाक दोनों से निकलती है। जैसे कि आँख, इसका उदाहरण क्या है? आँख। इसको देखिए बोलने में क्या हो रहा है? दुगना समय लग रहा है बोलने में। फिर है विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं? जिसके विसर्ग का उच्चारण हा के समान होता है। ये मुख्य रूप से संस्कृत के शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमने लिखा प्रातः, प्रातः, तो आप देख पा रहे हैं कि ता के बाद हा की ध्वनि आ रही है, तो ऐसी जगह क्या होते हैं? विसर्ग का प्रयोग होता है। खैर ये प्रातः शब्द क्या है? ये
तत्सम शब्द है। ये हिंदी और संस्कृत दोनों में प्रयोग होते हैं। फिर हम आते हैं स्वरों की मात्रा। स्वरों की स्वर यदि व्यंजन, देखिए स्वर की मात्रा कैसे लगती है कि जो स्वर होता है यदि किसी शब्द का शुरुआत स्वर से हो रहा है तो क्या होते हैं कि वो स्वर लिखे जाते हैं। और यदि जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं अचार, हमने लिखा अचार, तो इसमें क्या हो रहा है, इस अचार शब्द की शुरुआत स्वर से हो रही है। कौन से स्वर से? आ स्वर से हो रही है, तो ये स्वर लिखा रहा है। लेकिन यदि किसी शब्द की शुरुआत व्यंजन से होती है और उसके बाद स्वर आता है तो हम क्या करते हैं, उस स्वर का लोप हो जाता है। कैसे हो जाता है लोप? जैसे कि अभी देखिए, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे लिखना है हमें कल, कल लिखा हमने, यहाँ पे क्या हो रहा, का के बाद व्यंजन के बाद आ रहा है ना, व्यंजन के बाद यहाँ पे का के बाद आ आया है तो क्या बन जा रहा है, ये का है ना, का बना और फिर इसके बाद दूसरा व्यंजन ला आ गया तो ये कल बन गया। तो जब स्वर से किसी शब्द की शुरुआत होती है तो वो स्वर लिखे जाते हैं, परंतु यदि व्यंजन से शब्द की शुरुआत होती है तो उसके बाद के जो स्वर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उन चिन्हों के रूप में जुड़ जाते हैं। वो लिखाते नहीं हैं, उनके जो चिन्ह हैं, जैसे उसके बाद बड़ा आ गया तो बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, छोटी ई आ गई तो छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो भी स्वर बाद में आएगा उसकी वो मात्रा के रूप में उस के बाद लग जाता है। तो स्वर मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं सिर्फ एक स्वर को छोड़कर, वो है छोटा आ, क्योंकि छोटा आ की कोई मात्रा होती ही नहीं है, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। फिर है व्यंजन। व्यंजन स्वरों की, देखिए स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनके उच्चारण के समय हवा क्या होती है, मुख के अलग अलग स्थानों से टकराकर बाहर निकलती है और इसी के आधार पर क्या होता है कि इनका वर्ग विभाजन किया गया है। जैसे वर्णमाला में व्यंजन जो होते हैं उनकी स्थिति के आधार पर हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। तो जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, तो इसमें क्या है कि ये जो का खा गा घा है ये कौन से वर्ग में आ रहा है, का वर्ग में रखे गए। क्यों? और इनका उच्चारण बस स्थान क्या हो रहा है, ये कहाँ से बोले जा रहे हैं, तो देखिए क ख, आप बोल के देखिए तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, ये कंठ से बोले जा रहे हैं। कहाँ से बोले जा रहे हैं, ये कंठ से बोले जा रहे हैं। फिर दूसरा है चा वर्ग। चा वर्ग में चा छा जा झा यहाँ आ रहे हैं, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है, चा छा, ये तालु से हो रहा है। इसका उच्चारण कहाँ हो रहा है, तालु से हो रहा है। अब नेक्स्ट है टा वर्ग। टा वर्ग में क्या हो रहा है, जैसे हम बोलेंगे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, तो ये टा वर्ग है। इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, टा, टा, यानी हमारी जीभ जो है वो क्या हो रही है, बोलते समय मुड़ जा रही है, तो इसका उच्चारण मूर्धा है। ये जीभ के मुड़ने से हो रही है। ता, ता क्या है, तालव्य। ये कौन सा वर्ग कहलाता है, तालव्य, ये तालव्य है। पा, पा कैसे हो रहा है, पा, फा, बा, भा, मा, ये कहाँ से बोला जा रहा है, ये ओष्ठ से। इसका उच्चारण स्थान क्या है, हम आपको साथ में बताते चल रहे हैं। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है ना। फिर है, ये हमारे 5 वर्ग हो गए। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। जो वर्णमाला में व्यंजन है उसका विभाजन हम आपको बता रहे हैं। तो इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में
4 हैं, या, रा, ला, वा। फिर आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को बोलने में हमारे मुंह से ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, हमें ज़्यादा जोर देके बोलना होता है, जो होते हैं शा, शा, सा, हा। फिर आते हैं मान्य व्यंजन, डा और ढा। ये हमारे मान्य व्यंजन हैं, मुख्य व्यंजन हैं। और फिर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, जो 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, जिनका नाम है छ, त्र, ज्ञ और श्र। श्र से श्रमिक। उच्चारण तो कुल 39 व्यंजन इस तरीके से हो जाते हैं जब हम वर्णमाला में सारे अंतस्थ, ऊष्म, मान्य व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों को जोड़ के गिनती करते हैं। अगर हम इन्हें हटा देते हैं तो आप देखते होंगे कि लिखा रहता है कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन जब हम इन्हें भी जोड़ देते हैं, इन्हें भी, तो हमारी संख्या कितनी पहुंच जाती है? 39, है ना, 39। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद के बारे में हम आपको बताएंगे। तो उच्चारण के आधार पर जैसे व्यंजन को कितने भेद हैं? 3 भेद हो गए। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। देखिए ये आपके सारे व्यंजन क्या हैं? अल्प प्राण हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। एग्जाम में आपको ये वर्ड लिख देगा, फिर पूछेगा कि बताइए अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए ये अल्प प्राण कहलाते हैं। फिर है महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगे उन्हें महाप्राण कहते हैं। आप बोल के देखेंगे ख, भा, इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन जब आप बोलते हैं का, गा, तो इसके उच्चारण में कम समय लगता है। आप इसको जब भी पढ़िएगा तो आप बोल के देखिएगा, फिर आपको अपने आप सारी चीज़ें क्लियर होते चली जाएंगे, सारे डाउट्स। फिर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन 4 है, छात्र, ज्ञ और श्रा। ये व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इनका पहला व्यंजन क्या होता है? स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। तो ये दोनों व्यंजन मिलकर तीसरा रूप धारण कर लेते हैं। जैसे हम आपको बताएं उदाहरण के तौर पर संयुक्त व्यंजन, जैसे हमने छा का उदाहरण लिया, तो हमने छा लिखा। छा किससे किससे मिलकर बना है? छा बना है का और इस षटकोण वाले सा से मिलकर हमारा छा बना हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो पहला है उसमें क्या हो रहा है कि आपने पढ़ा अभी कि पहला व्यंजन जो है वह स्वर रहित है, इसमें किसी स्वर का योग नहीं है। का के बाद देखिए किसी स्वर का योग नहीं है, लेकिन सा के बाद क्या हो रहा है? आ का, इसमें आ लग जाएगा, छोटा आ लग जाएगा, तो फिर क्या बनेगा? अब ये मिलाकर छा बन गया। जैसे का, षटकोण वाला शा, फिर छोटा आ, ये मिलकर के छा बना। अब ये कहाँ पे प्रयोग होता है छा का? जैसे हम कच्छा लिखेंगे, क्षमा लिखेंगे, इन शब्दों में क्या हो रहा है? इसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से त्रा है, तो इसमें पहले शब्द में कोई स्वर नहीं लगा हुआ है, और लेकिन दूसरे शब्द में जो दूसरा अक्षर, इसमें क्या हो रहा है? दूसरे व्यंजन में, दूसरे अक्षर में आप क्या देख रहे हैं कि रा के साथ आ जुड़ा हुआ है, तो ता प्लस रा प्लस आ मिलकर के त्रा बन गया। इसी तरीके से श है, तो देखिए सा और रा से मिलकर बना होता है, लेकिन सा के साथ कोई स्वर नहीं लगा है, लेकिन रा के साथ बाद में क्या हो रहा है? छोटा आ लग गया है, तो श्रा बन गया। इसी तरीके से हमारा ज्ञा भी है, जो जा और यहाँ से मिलकर बना है ना, तो इस तरीके से हम इसे समझते हैं। फिर आते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है? संयुक्ताक्षर 2 व्यंजनों का मेल होता है, यानी 2 व्यंजनों के मिलने से संयुक्ताक्षर, संयुक्त अक्षर। पहला व्यंजन क्या होता है? स्वर रहित, और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ लिखा जाता है। जैसे हम बात करें कि ये दा के साथ जो धा लगा हुआ है ना, तो ये हलंत के साथ आधा दा और धा,
इनसे मिलकर के बना हुआ है। जैसे देखिए पहला व्यंजन स्वर रहित है, लेकिन दूसरा क्या है, स्वर सहित है। अब ये दा हो गया, हलंत लगा है, यानी इसके साथ कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ। जब किसी वर्ण के साथ हलंत लगा होता है तो यानी उसके साथ कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ। लेकिन धा जो है ये किससे मिलकर बना हुआ है, धा प्लस आ, छोटा आ, इनके मिलने से ये बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि पहले वर्ड में क्या था कि स्वर नहीं लगा था और दूसरे में स्वर लगा हुआ है। अब ऐसे शब्दों का, ऐसे अक्षरों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे शुद्ध हमने लिखा है ना, इसी तरीके से हन है, हा क्या हो रहा है इसमें, ये बिना किसी स्वर के है, और ना जो है वो उसका मतलब जब ना के नीचे हलंत नहीं है तो निश्चित तौर पर इसके साथ स्वर छोटा आ की मात्रा जुड़ी हुई है। तो फिर आगे चलते हैं। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, द्वित्व व्यंजन जब एक ही व्यंजन पहले स्वर रहित और फिर स्वर सहित आता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अभी जो हम संयुक्त अक्षर पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित था, अलग अलग व्यंजन का प्रयोग हुआ था। ये अंतर है संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन में, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग स्वर की बात वहाँ पे हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही व्यंजन है। वहाँ पे जब संयुक्त अक्षर की बात हम किए थे तो पहला व्यंजन स्वर रहित, दूसरा व्यंजन स्वर सहित, तो व्यंजन अलग अलग प्रयोग हुए थे। पहले व्यंजन के साथ स्वर लगा था और दूसरे व्यंजन के साथ स्वर नहीं लगा था। लेकिन जब हम द्वित्व व्यंजन की बात कर रहे हैं तो द्वित्व व्यंजन में क्या हो रहा है कि दो व्यंजन, एक ही मतलब व्यंजन दो बार प्रयोग हो रहे हैं, पहले स्वर रहित और फिर स्वर सहित। जब एक ही व्यंजन दो बार प्रयोग हो, पहला स्वर रहित और दूसरा क्या हो रहा है, स्वर के साथ स्वर सहित, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे ये हो गया, जैसे चा, छोटा चा मतलब आधा चा, पूरा चा। तो आप देखेंगे आधा चा का मतलब कि इसमें कोई स्वर नहीं लगा है, और पूरे चा में क्या होता है, पूरा चा कैसे बना है, ये चा हलंत के साथ चा और प्लस आ से मिलकर बना हुआ है ना। तो इस तरीके से पहला आप देख पा रहे हैं कि पहला क्या है, स्वर रहित है, और दूसरा क्या है, स्वर के साथ है। जैसे इसका हम प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, कच्चा शब्द लिखने में। इस तरीके से आपको यहाँ बहुत सारे उदाहरण हमने दिए हुए हैं। अब थोड़ा और ज़्यादा रा का प्रयोग हम देखते हैं। रा व्यंजन को विभिन्न रूपों में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे हम व्यंजन का पूरा रूप प्रयुक्त होता है। देखिए जब हम रा को पूरे तरीके से लिखते हैं तो उसका उदाहरण है कि हम रमन, रोटी, इस तरीके के शब्दों को लिखते हैं। लेकिन व्यंजन को ही सिरोरेखा पर जब रा के रूप में लिखते हैं, मतलब जब हम व्यंजन को सिरोरेखा के ऊपर रा व्यंजन को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो उसका उदाहरण हमारे कुछ शब्द हैं। जैसे कर्म, इस आधा रा को हम उस व्यंजन के ऊपर लिखते हैं, कर्म, गर्म। फिर है पदेन रूप में कैसे प्रयुक्त करते हैं, तो हम उसका उदाहरण लेते हैं प्राण। प्राण में क्या हो रहा है, ये पद के रूप में कहाँ प्रयोग हो रहा है, रा का नीचे आधा रा के रूप में प्राण, क्रम, इस तरीके से करते हैं। फिर होता है व्यंजन के पद में हलंत के साथ पदेन रूप में प्रयोग, तो उस हलंत के साथ कैसे करते हैं, ये हो गया इसका उदाहरण ट्रक, राष्ट्र, इस तरीके के शब्द हैं। तो रा का विभिन्न तरीके से कैसे कैसे हम प्रयोग करते हैं, पूरा रा, आधा रा, हलंत के साथ रा, उसके बारे में आपने यहाँ कुछ उदाहरण लेकर के
देखा। फिर है रा वर्ण के साथ जब ऊ की, छोटा ऊ की मात्रा लग जाए या बड़ा ऊ की मात्रा लग जाती है तो हम कैसे लिखते हैं। तो जब रा के साथ छोटा ऊ की मात्रा लगती है तो वो क्या बन जाता है, रा के पेट में ऊ की मात्रा लग जाती है और वो रू बन गया, जिससे शब्द क्या बना सकते हैं, रुपया। फिर होता है अगर रा के साथ बड़ा ऊ की मात्रा लग गई तो फिर क्या बन जाता है, इससे रू बन जाता है। इस रू में देखिए अंतर है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ देखिए ये छोटा ऊ की मात्रा को दिखा रहा है और यहाँ पे ऊ की जो है वो किस मात्रा को दिखा रहा है, बड़ा ऊ की मात्रा को दिखा रहा है, जब एक गोले के साथ ऊ की मात्रा लग रही है। तो रूप, इसका उदाहरण क्या हो गया, बड़ा ऊ का रूप, और छोटा ऊ का उदाहरण जब रा के साथ लग रहा है तो रुपया। इस तरीके से हम इसको समझ लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वर्ण विच्छेद। जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं वैसे ही वर्ण विच्छेद है। जो ध्वनियाँ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसका हम विच्छेद कैसे करते हैं, हम उसे सूक्ष्मतम रूप में कैसे लाके दिखाते हैं, कैसे लिखते हैं, आप देखेंगे। तो बच्चों सभी शब्द जो हैं उस स्वर और व्यंजन के मिलने से बनते हैं। कैसे बनते हैं, स्वर और व्यंजन के मिलने से बनते हैं। जब हम किसी शब्द के स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। किसी भी शब्द के स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना ही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि हमने एक शब्द चुना मटर। मटर में क्या हो रहा है कि हम माँ को कैसे लिखेंगे, माँ हलंत के साथ और प्लस आ, इतना मिलकर के क्या बन गया, माँ। फिर टा हलंत के साथ और आ क्या बन गया, टा। फिर रा हलंत के साथ और आ मिल करके बन गए रा। तो ये बन गया इतना माँ, इतने से बन गया टा और इतने से रा और आ से मिला रा। फिर तीनों को मिला दिया हमने तो कौन सा शब्द बन गया, मटर। फिर आता है हिरन। हिरन में देखेंगे आप कि जो हा है हलंत के साथ और इसके साथ कौन सा स्वर लगा है, छोटी ई। तो हम यहाँ पे इसको छोटी ई के साथ लिख देंगे। रा खाली है तो ये इसके साथ कौन सा स्वर लगा है, आ, छोटा आ। फिर है ना के साथ कौन सा स्वर रहेगा, आ। तो इतने का क्या हो गया, इतने से बन गया ही, इतने ये हो गया रा आ और ये ना, क्या बन गया, हिरन। तो इस तरीके से हम वर्ण विच्छेद करते हैं। इसके कुछ और उदाहरण हैं जो आप करके देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको करके ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर है वर्ण संयोजन, यानी कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना क्या कहलाएगा, वर्ण संयोजन। जब हम दो वर्ण या दो से अधिक वर्णों को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है, वर्ण संयोजन। इसका उदाहरण क्या हो गया, जैसे हमने लिखा है, क्या लिख दिया, बा आ, ये बा बन गया, हा आ हा, और ये ना प्लस आ ने, इससे क्या शब्द बना हमारा, बहन। इसी तरीके से और भी उदाहरण हैं, जैसे कि भालू, बहुत सारे उदाहरण इस तरीके से हैं जिनका हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा हमारे साथ तो आपने क्या सीखा। तो आपने क्या सीखा पूरे इस टॉपिक में कि वर्ण जो होती है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फिर आते हैं वर्णों के निश्चित समूह को। वर्णमाला में जो वर्ण रखे गए हैं, स्वर और व्यंजन, इनका क्या है, एक निश्चित क्रम है और उस निश्चित क्रम में रखे गए वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। सभी व्यंजन कैसे बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से। परंतु जो स्वर होते हैं वो कैसे बोले जाते हैं, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं।
आ को छोड़कर एक ध्यान देने की बात यह है कि जो छोटा आ होता है वर्णमाला में सिर्फ एक ही ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं लिखी जाती है, वो क्या है? छोटा आ। तो छोटा आ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्रा होती है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर को बोलने में उसका दुगना समय लगता है और प्लुत स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर का तिगुना समय लगता है। शब्द स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से बनते हैं। शब्दों का निर्माण किससे होता है? शब्द और स्वर और व्यंजन से। फिर शब्दों से क्या बनते हैं? शब्दों के समूह से क्या बन जाते हैं? हमारे वाक्य बन जाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि हमने क्या पढ़ा कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं, जो कैसे बने हुए हैं? ये 2 व्यंजनों के संयोग से बने हुए हैं। तो इस पर आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है और इसके जो एक्सरसाइज हैं वो हम अगले पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।